नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ की आज हम 19वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फूलदेई पर्व किस माह से मनाना प्रारंभ किया जाता है। देखिए, जो फूलदेई पर्व होता है इसे बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में सवाल बन सकता है, किस त्यौहार को बसंत उत्सव के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे फूलदेई त्यौहार या फूलदेई उत्सव। फूल संक्रांत के नाम से भी इसको जानते हैं। हिंदू वर्ष का जो पहला दिन होता है, हिंदू नव वर्ष का चैत्र मास का पहला दिन, वहां से इसे मनाने की शुरुआत होती है। तो ये किस माह में शुरू होता है? चैत्र माह में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला, पछावन किस जनजातीय समाज के लोक देवता हैं। देखिए, किस जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं पछावन देवता? ये थारू जनजाति के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। जनजाति और उनके जो प्रमुख देवता हैं, उनके इष्ट देवता, वहां से सवाल बन जाते हैं। थारू जनजाति के अगर हम इष्ट देवताओं की बात करते हैं, प्रमुख देवता की बात करते हैं, तो इनमें दो नाम आपने ध्यान रखना है, एक पछावन देवता और एक खड़गाभूत देवता। जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता पूछेंगे तो महासू देवता। अगर आपसे भोटिया जनजाति के प्रमुख देवता पूछे जाएं, इनका मिलान करने को आ सकता है, तो भूमियाल देवता। साकरिया देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? साकरिया बोक्सा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? ये करती है राजी जनजाति। ये उत्तराखंड की 5 जनजातियों के जो प्रमुख देवी देवता हैं, जो उनके प्रमुख इष्ट देवता हैं, हमने यहाँ पर देखा। अगला, खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है। देखिए, जो झंगोरा है यह किस प्रकार की फसल है? देखिए, जो झंगोरा हो गया, इसके अलावा जो मंडवा हो गया, ये सब आपके किस प्रकार की फसलें होती हैं? उत्तराखंड की प्रमुख फसलें हैं, दोनों खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, जो हमारा चावल होता है, चावल मुख्य तौर पर एक खरीफ की फसल है। ठीक है, मई जुलाई में इसे बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जो ये झंगोरा है एज ए चावल के ऑप्शन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी उसी से मिलती जुलती ये फसल है। तो ये भी किस मौसम की होगी? यह भी खरीफ की फसल का उदाहरण है। टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? इनमें से कौन सा दर्रा टोंस और यमुनोत्री घाटी के मध्य में स्थित है? सही आंसर होगा बाली दर्रा। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा गया था। यह दर्रा आपका टोंस नदी और यमुना नदी इनके मध्य में स्थित है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अगला, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हालांकि कई सारे स्रोतों में इसकी स्थापना 1906 दी गई है, लेकिन ये जब पेपर में आया तो आयोग ने इसका उत्तर 1907 ही दिया था, 1906 में। और इसके संस्थापकों में जो मुख्य योगदान था वह चिरंजीवी लाल शाह का था। 1906 में इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड में कुमाऊनी संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केंद्र था। लेकिन अगर आपसे 1907 भी विकल्प में आ जाए तो पहला रेफरेंस आप इसको देंगे, 1907 ना मिले तो 1906 पर आप टिक करेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों के द्वारा पोषित है? यानी इन अलग अलग ग्लेशियरों से कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे जुड़ा हुआ है? यह है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाशमान, इन सब ग्लेशियरों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा श्वेतवर्ण है, रक्तवर्ण है, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी ग्लेशियर, ये सब आपके उत्तरकाशी में है। गंगोत्री ग्लेशियर इन्हीं सब ग्लेशियरों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उत्तरकाशी में इस ग्लेशियर के अलावा, गंगोत्री और उसके सहायक ग्लेशियरों के अलावा और कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो एक आपको ध्यान रखना है, गंगोत्री तो यहाँ पर है उत्तरकाशी में, यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है, एक आपका डोरियानी ग्लेशियर है, ये भी उत्तरकाशी में है, और एक है आपका फेमस बंदरपूंछ ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? इनमें से कौन सी एक रस्म है जो थारू जनजाति में विवाह परंपरा से नहीं जुड़ी हुई है?
देखिए ये जो चारों के चारों शब्द हैं आपके थारू जनजाति से जुड़े हुए हैं। पहले इनके अर्थों को देखते हैं। अपना पराया, इसका अर्थ क्या हुआ? अपना पराया थारू जनजाति में सगाई की रस्म को कहा जाता है, ठीक है। बात कट्टी, बात कट्टी किसको कहते हैं? बात कट्टी जब विवाह की तिथि फिक्स हो जाती है, डेट फिक्स हो जाती है, उसको कहते हैं, ठीक है। चाला क्या होता है? विवाह के बाद थारू जनजाति में 2-3 महीने के बाद विवाह के चैत या बैसाख महीने में लड़की परमानेंट रूप से अपने पति के घर चली जाती है, इसी रस्म को कहते हैं चाला। तो ये भी विवाह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। पक्की पौड़ी क्या हुआ? जब विवाह तय हो जाता है उसको कहते हैं। तो ये शुरुआत की चीज है जहां से शुरू होता है, बाकी सब आपकी विवाह परंपराओं का हिस्सा है कि डेट फिक्स हो गई। यहां पर केवल बात फिक्स हुई थी, यहां पर डेट फिक्स हो गई, यानी शादी की शुरुआत यहां से हो गई, यहां पे सगाई और यहां पर परमानेंट रूप से पति के घर जाना। इनमें से पक्की पौड़ी इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया, यानी कि ये डायरेक्ट रूप से विवाह से नहीं जुड़ा हुआ। शुरुआत यहां से आपकी हो गई है, तय यहां पर हो गया है विवाह, लेकिन जो वास्तविक शुरुआत हुई वो वहां से हुई जब तिथि फिक्स हो जाती है। तो विवाह परंपरा से ये आपका जुड़ा हुआ है, ये वाला नहीं जुड़ा हुआ। एक और ऐसी ही रस्म थारू जनजाति में है दिखनौरी प्रथा। क्वेश्चन आता है दिखनौरी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो आपने कहना है यह थारू जनजाति से संबंधित है। विवाह पूर्व की ही रस्म है और कुछ कुछ सगाई की तरह ही यह रस्म होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है? तो ये भी किसमें है? थारू जनजाति में। विधवा विवाह में जो भोज दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लठ भरवा भोज। इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? देखिए पूर्वी कुमाऊनी बोली, हमने जब भाषा और बोली से संबंधित हमारा चैप्टर था उसको डिटेल में कवर किया। उसमें हमने जाना था कि जो एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे त्रिलोचन पांडे, उन्होंने कुमाऊनी को 4 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ये 4 वर्गों के नाम क्या क्या थे? एक था आपका पूर्वी यानी ईस्टर्न कुमाऊनी, एक था पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी, ठीक है। तो दिशाओं के नाम पर उन्होंने इनका वर्गीकरण किया। पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत उन्होंने किस किस को शामिल रखा? पूर्वी कुमाऊनी में उन्होंने जो कुमैया बोली है उसे शामिल किया। इसके अलावा जो सौर्याली बोली है उसको शामिल किया। कुमैया हो गई, सौर्याली हो गई। इसके अलावा अस्कोटी, ये भी किसका हिस्सा है? पूर्वी कुमाऊनी का है। और इसके अलावा सिराली बोली, ये भी किसका है? पूर्वी कुमाऊनी का। तो पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत 4 उपबोलियां आती हैं, ठीक है। उन्होंने वर्गीकरण जब किया था त्रिलोचन पांडे ने, कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा और 12 उपबोलियों में बांटा। इन 12 उपबोलियों में जो 4 उपबोलियां हैं वो पूर्वी कुमाऊनी में आती हैं, जिसमें कुमैया है, सौर्याली है, अस्कोटी है और चौथी सिराली है, ठीक है। जो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है इसमें खसपर्जिया शामिल है। तो ये जो खसपर्जिया आपको यहां पे दिया गया है ये पूर्वी कुमाऊनी में नहीं, ये पश्चिमी कुमाऊनी में आता है। पश्चिमी कुमाऊनी में इसके अलावा पछाई बोली शामिल है, फलदा कोटी बोली शामिल है, चौघरखिया बोली इसी के अंतर्गत आती है, गंगोई भी इसी में शामिल है, दानपुरिया बोली भी इसी में आती है। टोटल 6 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा वर्ग है हमारा उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, इसमें एक बोली आती है जिसका नाम है जौहारी, ठीक है। और फिर हमारा दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, इसमें भी एक ही बोली आती है जिसे नैनीताली कुमाऊनी या रच भैंसी कहते हैं। तो ईस्टर्न वाली में 4 हैं, वेस्टर्न वाली में 6 हैं, उत्तरी में 1 है, दक्षिणी में भी 1 है। यहां से सवाल बना हुआ है पेपर में, हो सकता है अगली बार फिर से पूछ ले कितने वर्गों में बांटा, कितनी उपबोली में बांटा, कौन सी उपबोली किस वर्ग में आती है, ऐसा, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई थी? देखिए जो उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण है इसे कब स्थापित किया गया? देखिए उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण जब हमारा नया राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का लोक सेवा अधिकरण के रूप में काम करता था। लेकिन नया राज्य बनने के बाद 28 मार्च 2001 को देहरादून में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना करी जाती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2001। इसके साथ 2-3 फैक्ट और जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान रखें। शुरुआत में ये जो अधिकरण था उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, हरिद्वार और नैनीताल से बीच बीच में अपने कार्य वहां से करता था। 2004 में नैनीताल में इसका
एक स्थायी पीठ की स्थापना कर दी जाती है। यानी शुरुआत में यह अस्थायी पीठ जो इसकी लगती थी वो कभी हरिद्वार में कभी नैनीताल में लगती थी। 2004 में इसे एक स्थायी पीठ के रूप में नैनीताल में स्थापित किया गया। उसके बाद 2013 में इसे नैनीताल से हटाकर वापस देहरादून लाया गया। तो स्थापना देहरादून में हुई। शुरुआत में अस्थायी रूप से काम ये कभी हरिद्वार में बैठकर या कभी नैनीताल से करते थे, जो खंडपीठ इनकी बैठती थी। 2004 से परमानेंट तौर पर नैनीताल कर दिया गया। 2013 में वापस देहरादून लाया गया। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण कहां पर है? ये देहरादून में है। ठीक है, जो लोक सेवक हैं और जो राज्य हैं उनके बीच जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का काम बेसिकली यह अधिकरण करता है। ठीक है, तो आपको 2004 तो दिया नहीं गया है कि आप स्थायी पीठ स्थापित बता सकें कि 2004 में नैनीताल में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2001, क्योंकि इसने काम करना शुरू कब कर दिया था? 2001 में। ठीक है, दूधातोली पर्वत श्रेणी निम्न में से किन नदियों को पृथक करती है? जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं। दूधातोली श्रेणी हिमालय की लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। पहले इसको ध्यान रखना। दूधातोली श्रृंखला का फैलाव उत्तराखंड के 3 जनपदों में है, चमोली में, अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में। यह जो श्रेणी है ये पिंडर और रामगंगा कौन सी वाली? पश्चिमी रामगंगा, इनके मध्य में स्थित है। यानी इनके नदी बेसिनों को अलग करने का काम यह श्रृंखला करती है। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। पश्चिमी रामगंगा इसी श्रेणी से आती है। इसके अलावा आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बूनो नदी, ये पांचों की पांचों दूधातोली श्रृंखला से आती हैं। जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है वहां से भी 5 नदियां निकलती हैं, इसीलिए इससे कुछ जगहों पर उत्तराखंड का महाबलेश्वर भी लिखा गया है। ठीक है, यह जो दूधातोली श्रृंखला है यह पश्चिमी रामगंगा और पिंडर के मध्य में है, यानी इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? देखिए, जो अद्वैत आश्रम है इसको लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से सवाल बनने के चांसेस होते हैं। जो ये अद्वैत आश्रम है जिसे मायावती आश्रम भी कहते हैं, ये आपके चंपावत के लोहा घाट में स्थापित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1899 में करी जाती है। बेसिकली जो रामकृष्ण मिशन है उसी के एक शाखा के रूप में इसे उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे मायावती आश्रम भी कहते हैं और अद्वैत आश्रम भी कहते हैं। 1899 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज दंपत्ति यहां पर रहते थे जिनका नाम था एच सेवियर, इनके द्वारा करी गई। सेवियर दंपत्ति इनको कहते हैं शॉर्ट में। इन्होंने ये आश्रम स्थापित किया था। इस आश्रम के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी स्वरूपानंद। स्वामी विवेकानंद के ये शिष्य थे। इस आश्रम के पहले अध्यक्ष स्वामी स्वरूपानंद थे। ठीक है, 1901 में स्वामी विवेकानंद खुद इस आश्रम में आते हैं और यहीं से अपनी एक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की उन्होंने प्रकाशन भी उसका किया था। ठीक है, नकदूण किससे संबंधित है? नकदूण क्या है आपका? नकदूण एक प्रकार की जंगली जड़ी बूटी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही एक पेपर में पूछा गया था यारसागुम्बा क्या होता है, वो भी एक जड़ी बूटी या औषधि होती है। ठीक है, बुग्याल उगते हैं, तो बुग्याल किन लाइन के ऊपर या किन लाइनों के मध्य में उगते हैं? बुग्याल जो होते हैं हमारे ये टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य में उगते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। टिम्बर लाइन यानी कि ऐसी रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं होते हैं। किसी भी क्षेत्र में पेड़ जहां तक हमें देखने को मिलते हैं उस रेखा को टिम्बर लाइन या वृक्ष रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो जहां पर पेड़ बनने उसके बाद बंद हो जाते हैं और जहां पर बर्फ गिरती है उससे पहले इसी के बीच में हमें बुग्याल देखने को मिलते हैं। बुग्याल क्या होते हैं? बेसिकली बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं जिनमें पेड़ नहीं होते। तो टिम्बर लाइन यानी वृक्ष रेखा और स्नो लाइन के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता है, हरी चीज कुछ भी वहां पर नहीं होती है। तो स्नो लाइन के नीचे और टिम्बर लाइन के ऊपर, इन दोनों के बीच में ही हमें बुग्याल देखने को मिलते हैं। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके गठित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी बढ़ते हुए क्रम में जो घटना पहले घटित हुई उसको पहले यहां पर लगाना है। देखिए, इन सभी घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? सबसे पहले हुआ हमारा खटीमा गोली कांड। खटीमा गोली कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था।
खटीमा गोली कांड का विरोध हुआ था मसूरी में, जहां पर मसूरी कांड हुआ। यह हुआ था 2 सितंबर 1994 को, यानी पहले 3 आएगा फिर आपका 2 आएगा। सितंबर में ही 15 तारीख को मसूरी में फिर से वहां पे संघर्ष होता है आंदोलनकारी और पुलिस के मध्य में, जिसे बाटा घाटा कांड कहते हैं। ये 15 सितंबर को हुआ था 1994 में, यानी 3-2 के बाद 1 आएगा। और फिर रामपुर तिराहा कांड जो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, यानी कि 4। तो 3-2-1-4 इसका सही विकल्प होगा। ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जिलों को आपने अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लगाना है। जनजातियों का प्रतिशत पूछा है। जिस राज्य में जनजाति, जिस जनपद में जनजातियों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है उसे सबसे पहले लिखना है और फिर घटते हुए चलना है। हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का टोटल परसेंटेज कितना है, 2.9% है। ठीक है। सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या कहां पर है, SC/ST जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है, उधम सिंह नगर में। चाहे परसेंटेज में पूछे चाहे आपसे नंबर्स में पूछे, सर्वाधिक कहां पर जो जनजाति है वो निवास करती है, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बाद किस जनपद में करती है, देखिए जहां पर उधम सिंह नगर टॉप पर है वो आपका बचेगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। ये आपके एलिमिनेट हो गए। उधम सिंह नगर के बाद सर्वाधिक इनका प्रतिशत देहरादून में है। ठीक है, यानी दूसरे में देहरादून आएगा। तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ आता है, तो पिथौरागढ़ आपका यहां पर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, तो उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली, ये सही क्रम है। एक और चीज और ध्यान रखना, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है कि प्रतिशत में अगर ये क्रम है तो अगर संख्या पूछेगा तो उसमें क्या क्रम होगा। संख्या पूछे, प्रतिशत पूछे, टॉप 4 आपके यही जनपद हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे कम कहां पर है वहां पर आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे। अगर संख्या में पूछेगा तो सर्वाधिक सबसे कम संख्या जो है ST जनजाति की वो रुद्रप्रयाग में है, फिर टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत बढ़ते हुए क्रम में। इसी प्रकार परसेंटेज में पूछेगा तो सबसे कम टिहरी, फिर अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए आरोही क्रम में आपने इनको लगाना है महिला साक्षरता दर के अनुसार, यानी जहां पर महिला साक्षरता सबसे कम है उसे आपने सबसे पहले रखना है। हमने देखा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद देहरादून था और सबसे कम उत्तरकाशी था। तो उत्तरकाशी हमको दिया गया है विकल्पों में, आप देखेंगे हर विकल्प में आपको उत्तरकाशी दिया है। यहां पर महिला साक्षरता सबसे कम है तो उत्तरकाशी सबसे पहले आएगा। 2 ऑप्शन आपके डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। उत्तरकाशी के बाद उधम सिंह नगर दिया है दोनों में, तो ये सेम होगा। बस आपको इतना पता करना था कि नैनीताल और चमोली में से किस में ज्यादा महिला साक्षरता है। अगर हम चमोली की बात करते हैं, यहां पर महिला साक्षरता लगभग 72% है और नैनीताल में ये आंकड़ा 77% हो जाता है, यानी चमोली पहले आएगा और फिर नैनीताल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। गांधी जी के आदेश पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरसाना नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो देखिए धरसाना में जो नमक डिपो था उसके ऊपर आंदोलनकारियों ने हमला किया था। काफी ज्यादा संघर्ष यहाँ पे होता है, पुलिस काफी ज्यादा बर्बरता करती है। इस घटना को धरसाना कांड या धरसाना नमक डिपो कांड के नाम से जाना जाता है। यह जो घटना हुई थी सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, इसमें उत्तराखंड से जो एकमात्र व्यक्ति थे इनका नाम था ज्योतिराम कांडपाल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, बाद में इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और जेल में रखा जाता है। क्वेश्चन बनता है गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान जेल जाने वाले व्यक्ति कौन है, वो भी यही हैं। इन्होंने ही बाद में देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी थी। क्वेश्चन बनता है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम किसने स्थापित किया, तो ज्योतिराम कांडपाल। इसके अलावा महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च शुरू किया था तो उनके साथ टोटल 78 अनुयायी उनके थे, जिसमें 3 उत्तराखंड के थे, उनमें से एक ज्योतिराम कांडपाल भी थे। ठीक है, निम्न में से दमयंती एवं रयांती का संबंध किससे है। तो देखिए दमयंती और रयांती ये आपके जौनसारी जनजाति से जुड़े हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जौनसारी जनजाति में विवाह से पहले युवती को दमयंती कहा जाता है और विवाह के बाद रयांती। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सेनानियों की मुफ्त पैरवी किसने करी थी।
तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया 1942 में, उनकी मुफ्त पैरवी इंद्र सिंह नयाल ने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। खासकर जो युवक नैनीताल में गिरफ्तार किए गए, उनकी पैरवी इन्होंने करी थी। इंद्र सिंह नयाल की एक फेमस पुस्तक भी है, पूछी जा सकती है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है। गढ़वाल का योगदान पूछेगा तो टी.एस. कंडारी की पुस्तक है, पेपर में आई थी। ठीक है, अगला, प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्र या स्थान के नाम और उनके संदर्भ को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो हेमवत है या हेमवंत, ये किसके लिए इस्तेमाल होता था प्राचीन काल में? तो वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का ये नाम था, हेमवत या हेमवंत। ठीक है, अलकापुरी, ये किसको कहते हैं? अलकापुरी आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान के रूप में फेमस है। यानी पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 4 है। ज्योतिषपुर, इसे किसको कहते हैं? ज्योतिषपुर आपके बाणासुर की राजधानी। ठीक है, और तपोवन लक्ष्मण जी की तपस्थली। यानी तीसरे का हो जाएगा 3, चौथे का 2। 1 4 3 2 आपका सही विकल्प होगा। 1 4 3 2 ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा। इनको पूरी डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्लियर करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।